Okay. Okay. First of all, explain me what is the difference between the steady and unsteady state of heat transfer. सर स्टडी स्टेट मतलब होता है कि सर जो प्रॉपर्टीज होती है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती एट ए गिवन लोकेशन, एट ए गिवन स्पेस और लोकेशन। एंड अनस्टडी स्टेट जो टाइम के साथ वेरी करती है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, बट इन हीट ट्रांसफर वी कैन से द टेम्परेचर। अगर एक सिंपल सी लेट अस सपोज हमारे पास स्लैब है, कोई बॉडी है, ठीक है, हाँ उससे अगर हीट ट्रांसफर होता है तो क्या हीट टाइम के साथ और स्पेस के साथ दोनों के साथ वेरी कर सकते हैं? हाँ सर, वो अनस्टडी स्टेट ही होगा। अगर लेट अस सपोज इफ आई टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट, तो उस केस में क्या होगा? टाइम और स्पेस दोनों के साथ कैसा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा? सर मींस, अच्छा स्टडी स्टेट में सर टाइम के साथ वो वेरी नहीं करेगा, मींस ऐसे लोकेशन है तो जैसे लम्प्ड हीट कैपेसिटी मॉडल में सर क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म बोलते हैं, बट वो होता है कि यूनिफॉर्म एग्जैक्टली अपोजिट होता है स्टडी स्टेट का। उसमें अपोजिट इन द सेंस कि मतलब उसमें एट ए गिवन टाइम और हर लोकेशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट इन स्टडी स्टेट। क्या स्टेडी स्टेट में वेरिएशन विद स्पेस आपको देखने को मिलता है? स्टडी स्टेट में वेरिएशन, नो सर। स्पेस, यस और नो? विथ, सर विथ टाइम बोल रहे हो मतलब एट ए गिवन टाइम या फिर आप कोई भी रैंडम टाइम? With space. I am स्पेस के only साथ talking about space. I'm not asking you about time. स्टडी, सर नहीं मिलता। Okay. Okay. How do you define the Biot number and Nusselt number? Sir, biot number biot number is the sir conduction resistance within the fluid, uh, and the to the convection resistance in fluid. No, conduction resistance in the solid and to the convection resistance in the fluid. And by Nusselt number is the ratio of convection mass transfer, convection heat transfer to the conduction heat transfer in the fluid, both in the fluid. Okay. Nusselt number. Which dimensional number is used for analyzing the free convections? The Grashof number. It is the ratio of Yeah. buoyancy to viscous force. Yes. Buoyancy to viscous forces. Okay. What is the meaning of buoyancy forces? Why do buoyancy forces occurs? सर बायनेंसी फोर्सेस अकर जनरली सर जब हीट करते हैं तो जैसे पूल बॉइलिंग में जो अपना ऑनसेट ऑफ न्यूक्लिएशन होता है तो वेपर्स बहुत बनते हैं, तो वेपर्स के बबल फॉर्म होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है। तो जब बबल्स ऊपर जाते हैं तो ऐसे रिसर्कुलेशन होता है, तो डेंसिटी वेरिएशन के कारण नेचुरल कन्वेक्शन जनरेट होता है। तो अल्टीमेटली वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो डेंसिटी वेरिएशन के ऊपर चेंज पर मतलब वो अकर हो रहा है, हीट ट्रांसफर। Okay. Okay. Just explain me the complete boiling phenomena. What are the different stages of boiling? Sir means pool boiling, Whole all the boiling, phenomena. liquid boiling. Yeah. I just want to know the all the stages of the boiling. सो जैसे सर कंटेनर है अपना, ओवन है या फिर कोई भी पानी भरने के लिए रखा है, अपन ने हीट करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल में कंडक्शन होगा। फिर अपना पूल बॉइलिंग का फर्स्ट प्रोसेस सेचुरेशन बॉइलिंग होगा कि वो सेचुरेट टेम्परेचर में आ जाएगा जहाँ पे उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जस्ट डेल्टा टी जब ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब अपना बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ऐसा मतलब थंब रूल है। तो जब हीटिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले बबल फॉर्म होंगे, फॉर्म होने से राइज होने से पहले कोलैप्स कर जाएंगे। जो पहले तो नेचुरल कन्वेक्शन होगा सर, बबल्स ऑनसेट ऑफ न्यूक्लिएशन में ऐसा होगा कि बबल राइज होने से पहले कोलैप्स हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे बबल मतलब टेम्परेचर जो इनसाइड का, बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा अंदर से तब वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे, एक्सपेंड होगी तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज होगी और वो ऊपर जाते रहेंगे और वो ऐसे लेयर फॉर्म कर देंगे। तो ऐसे लेयर फॉर्म करते रहेंगे तो जब फर्स्ट लेयर फॉर्म होगी वो अपनी बताएगी, वो डिक्रीमेंट आने लग जाएगा क्योंकि वो हीट फ्लक्स वहां पे मैक्सिमम होता है जब फर्स्ट लेयर जस्ट फॉर्म हो जाती है। उसके बाद वो डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो इंसुलेशन की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाता है लेयर का, बबल्स की लेयर का। तो वो ऐसे अपर साइड में लेयर बनाते रहते हैं। तो ऐसे जब वो बॉटम तक पूरी लेयर फॉर्म कर देता है फिर रेडिएशन एक्ट होने स्टार्ट कर जाता है आफ्टर द ट्रांजिशन बॉइलिंग। तो फिल्म बॉइलिंग मतलब अनस्टेबल फिल्म बॉइलिंग होता है कि उसमें फिर रेडिएशन अकर होना स्टार्ट हो जाता है, बट अभी प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि वो बर्नआउट, वो मटेरियल को बर्नआउट कर सकता है, मीन्स अपना जो मटेरियल है वो खराब हो सकता है जो भी अपन गर्म बर्तन में अपन हीट कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जनरली। Okay. Okay. How do you differentiate the film condensation and draw-wise condensation?
Which is preferable among these two? सर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन प्रेफरेबल होता है, बट अपन इसको कभी सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि अनस्टेबल होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। अगर अपन एडिटिव भी ऐड कर देंगे तो कुछ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड तक अपन को अचीव कर सकते हैं, बट टाइम तक नहीं कर सकते। पर जितने भी अपन इक्विपमेंट देखेंगे, कंडेंसर, वो सब जनरली फिल्म कंडेंसेशन के बेस पर ही बनते हैं। तो वैसे प्रेफरेबल तो ड्रॉप वाइज होगा, बट जनरली देखे तो हम फिल्म के साथ डील करते हैं क्योंकि अपन अचीव नहीं कर सकते ड्रॉप वाइज, कितना भी एडिटिव कर दें। Okay, just suppose if you have a wire and if you are just providing the insulation over the wire, then why does the heat transfer varies with the radius? अच्छा, इफ वी प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, Yeah, suppose there is a simple सर wire फॉर, and हाँ, you are just providing the insulation over it. Okay, and now tell me how does the variation of heat will take place due to the changing radius of the insulation? तो सर जो वायर का रेडियस होगा वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम होगा। तो वो प्रेफरेबल इसलिए होगा कि वायर, अगर से करंट वायर हुए तो हम ये चाहते हैं कि हीट लॉस ज्यादा हो। तो जो हीट लॉस होगा सर, क्योंकि वो मेटल, सिर्फ इतना सा है कि वेरिएशन आपको देखने को अच्छा, मिल इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। क्यों मिल रहा है, लेकिन ये वेरिएशन आया क्यों, क्यों अब्जॉर्ब हुआ जो हीट में जो वेरिएशन आप देख रहे हो? आप क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपने डिफाइन करा। क्रिटिकल हम्म। रेडियस ऑफ इंसुलेशन का मतलब क्या है? कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कम हो, हीट ट्रांसफर कम हो। हीट ट्रांसफर कम हो। क्रिटिकल रेडियस पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा या मिनिमम हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा सर क्रिटिकल रेडियस। तो अब ये रेडियस के साथ वेरिएशन जो आ रहा है हीट ट्रांसफर में, ये आ क्यों रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे जैसे आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो, लेट अस सपोज कि अगर आपका जो रेडियस है वाई इंसुलेशन का वो क्रिटिकल रेडियस से कम है, ठीक है ना? अब हम्म। आपने रेडियस इंक्रीज करना शुरू करा, कॉरस्पॉन्डिंग हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा अप टू क्रिटिकल हम्म। रेडियस। उसके बाद अगर आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो तो हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है ऐसा? सर वो डेरिवेशन होता है इसका, मतलब मुझे आइडिया। नहीं, डेरिवेशन नहीं, जस्ट ऐसा क्यों हो सकता है? चलो गैस करो, ऐसा क्यों हो सकता है? सर नो आइडिया। ओके, सिंपल इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, कंडक्शन रेजिस्टेंस जो है, कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस, वो किस ढंग से वेरी करता है रेडियस के साथ? सर वो इनवर्स होगा, मींस वो डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। नहीं, वेरिएशन आता कैसे है? क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो कंडक्शन रेजिस्टेंस की इन द केस ऑफ सिलेंडर? अच्छा सी, हाँ तो सर उसमें कंडक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो हाँ, दोनों का ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस होता है वो पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। तो दिस वाई यू, ये आस्क, ये पूछ रहे थे क्या सर आप? या मैं कि आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कैसे आपके पास यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस वेरी करता है। सर बट दिस इज, हाँ ये सिलेंडर और स्फेरिकल के लिए एलिजिबल, एप्लीकेबल है, बट उसमें देखिए जैसे जो, वायर है, वायर के ऊपर अगर आपके पास एक इंसुलेशन है लगी हुई, हाँ हाँ तो हाँ, आपके पास यहाँ पे जो इंसुलेशन है उसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा, कंडक्शन थर्मल हम्म। रेजिस्टेंस। उसके ऊपर हम्म। जो एयर फ्लो कर रही है वो क्या होगा, उसका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा। कन्वेक्शन हो। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों जो वेरिएशन है वो वेरी करते हैं बेसिकली। तो आप यस रेडियस सर, को यस। इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास कभी कंडक्शन रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा, कभी आपके पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा। उसकी वजह से नेट हीट ट्रांसफर में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। यस सर। उसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, सिंपल सा हमारे पास जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन पता है आपको? जनरलाइज जनरलाइज, हीट हाँ कंडक्शन यस सर। जल मुझे रिप्रेजेंट लिख के बताओ, कैसे लिखते हो उसे, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो जनरलाइज हीट सर डी, कंडक्शन इन केस ऑफ डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट बाई के, वन बाय अल्फा डी टी बाई डीटा। अल्फा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकली? थर्मल डिफ्यूजिविटी ऐसी मींस कि सर कि जो मटेरियल है सर, मतलब कितना अच्छा डिफ्यूज हो रहा है वो। थर्मल डिफ्यूजिविटी मतलब मीडियम में कितनी जल्दी प्रोपोगेट हो रहा है हीट ट्रांसफर। ओके, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्यों वेरी करती है? अ, सर सॉलिड फॉर लिक्विड के। दोनों ही केसेस में कैसे वेरी कर रही हो, क्यों सर करती है? सॉलिड में ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशन एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, एंड लिक्विड में सर कोलिजन एंड डिफ्यूजन के कारण होता है, लिक्विड एंड गैसेस में। सॉलिड में मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे वेरिएशन आपको देखने को मिलता है? सर मेटल्स में वही सर लेटेस्ट वाइब्रेशन होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल ऑल्सो। ओके, तो तो मेटल में सर डिक्रीज करता है, हाँ। ओके, जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस डिफरेंस बोल्ट्जमैन लॉ एंड प्लैंक्स लॉ। बोल्ट्जमैन एंड प्लैंक्स लॉ।
या सर प्लैंक्स लॉ मींस जो बॉडी सरफेस है ब्लैक बॉडी वो जो इमिट करती है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो एमिट करेगी उसको हम प्लैंक्स लॉ बोलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर emitted by black body at a particular wavelength per unit time per unit surface area this। बट अगर हम उसी ब्लैक बॉडी में अपन इंटीग्रेट कर दे मींस ओवरऑल वेवलेंथ के बारे में बोले कि वो टोटल एमिसिव पावर कितनी कर रही है, तो फॉर ब्लैक बॉडी फॉर नॉट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉर ऑल द वेवलेंथ पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम देन इट विल बी अ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नो दैट पावर इज proportional to the proportional to the fourth power of temperature, absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। yes sir, fourth power। ओके, हाउ डू यू डिफरेंशिएट द ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी? सर ब्लैक बॉडी जो होती है सर वो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ होती है, बट ग्रे बॉडी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इमिसिव पावर सर। एमिसिव पावर और एमिसिविटी? हाँ सर एमिसिविटी। ब्लैक बॉडी तो परफेक्टली आपके पास यहाँ पे एमिटर है, एक तरह से आइडल एमिटर है, परफेक्ट अब्जॉर्बर है। कैसे डिफाइन करोगे ग्रे बॉडी और आपके पास यहाँ पे ब्लैक बॉडी को? सर ब्लैक बॉडी परफेक्ट, हाँ सर एप्सिलॉन 1 होता है सर उसमें, परफेक्ट इमिटर होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। बट इन ग्रे बॉडी सर आई हैव मींस इट इज सर वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होता है एमिसिव इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। एक्चुअल बॉडी के वेवलेंथ। केस में क्या होता है? सर एक्चुअल एंड ग्रे बॉडी आर डिफरेंट। एक्चुअल बॉडी और सिंपल ग्रे बॉडी में क्या डिफरेंस है? आपने ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी के बीच में डिफरेंस बताया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ग्रे बॉडी और एक्चुअल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? सर आई डोंट नो। एक्चुअल बॉडी के केस में जो एमिसिविटी है वो वेवलेंथ के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी के केस में आपके पास जो एमिसिविटी है वो वेवलेंथ के साथ कांस्टेंट है। अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे टोटल एनर्जी, एमिसिव पावर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट टू ग्राफ अगर प्लॉट करते हो तो आपको ब्लैक बॉडी का एक ग्राफ मिलेगा, ब्लैक बॉडी का कोई कर्व मिलेगा, ठीक है ना। जब ग्रे बॉडी का कर्व प्लॉट करोगे तो वो उसके पैरेलल एक आपको एक और कर्व मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। ये एमिसिव जो दोनों का डिफरेंस होगा एमिसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल बॉडी के केस में एमिसिविटी जो है वो वेवलेंथ के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये तीन तरह की बॉडीज हमारे पास यहाँ पे होती है। ओके 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 मनु, लेट मी कंक्लूड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके पास एज अ केमिकल इंजीनियर काफी अपने अच्छा आंसर दिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का जो आप थोड़ा हीट ट्रांसफर जो पढ़ते हो थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हो, ठीक है ना। आपने उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे आंसर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, हाँ, जो हम थर्मल कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग है, थर्मल कंडक्टिविटी को ना आपको चलो ऐसे सुन लो मेरे से, तो बता देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड के केस में टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। सॉलिड में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्यों आ रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन की वजह से देखने को मिलती है। अगर आप मेटल्स की बात करते हो, सॉलिड में मेटल्स की बात, उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है ना। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो मेटल्स की, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स के केस में विद टेम्परेचर डिक्रीज करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर आप बात करोगे नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स के केस में आपको पता है, अगर आप नॉन मेटल के केस में मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन जो है वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर का। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेगा, उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल के केस में बढ़ती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिक्विड्स का आपको पता ही है कैसे। तो एक और चीज का ध्यान रखना, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कंडक्शन हीट ट्रांसफर, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर होता है, ठीक है ना। लिक्विड में कंडक्शन के कंपेरेबल कन्वेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि वो स्टेगनेंट नहीं रह सकता, इसका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, बायोट नंबर और नसल नंबर को थोड़ा देखना, उसमें कंफ्यूज हो गए थे बीच में। हाँ सर वो रेशियो फॉर्म में याद है मुझे। हाँ, रेशियो फॉर्म में ऐसे बस आपको पता होना चाहिए हाँ चल, रेशियो फॉर्म में आप याद रखो, कोई इशू नहीं है, वो भी करेक्ट वे है डिफाइन करने का, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, नसल नंबर एनहांसमेंट की बात करता है, ठीक है ना, एनहांसमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर ओवर कंडक्शन, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था शायद। हाँ हाँ और जो बायोट नंबर है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे रजिस्टर्स को कंपेयर कर रहा है बॉडी के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रजिस्टर्स को, ठीक है। फॉर्मुला वाइज दोनों सेम है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस के फॉर्मूले दोनों में डिफरेंट होते हैं, वो जरूर देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के जो फॉर्मूले वो वेरी आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। और कोई डाउट आपको भी? सर